बीए थर्ड ईयर में मैं था, तीसरा साल मेरा था। शुरू में आदित्य जी मैं आपको बताऊं, जब मैं गोरखपुर आया यहाँ 2012 में 2011-12 में, तो चूँकि पढ़ने में मेरा पहले बहुत मन लगता था। आज भी पढ़ाई में ही जो है कि मैं घर पे अगर खाली समय मिलता है तो कोई ना कोई किताब उठा के, कोई ना कोई पुस्तक उठा के उस पर अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, ये मेरा शुरू से रुचि रहा है। पुनर्मूल्यांकन के लिए धरने बैठे थे, उसमें मेरा भी सहयोग था, मैं भी था। हमारे बहुत सीनियर लोग थे, वो लोग भी बैठे थे। सबने अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। गोरखपुर में उस समय भी नेताओं की कमी नहीं थी, बहुत सारे विधायक लोग थे, बहुत मतलब अन्य पार्टी के तमाम नेता थे, लेकिन धरने पे बैठे हुए छात्रों की किसी ने सूध नहीं ली। और महाराज जी से मैं बहुत आत्मीयता के साथ महाराज जी से मैं चर्चा था, महाराज जी ऐसे है, इस पर क्या करना है। तो महाराज जी आदेश करते थे, वो समझाते कि देखो भाई ये करोगे तो ये सही रहेगा। और उनके आशीर्वाद से ही मैं छात्र का चुनाव भी लड़ा। जब मेरा जिस दिन पर्चा दाखिला था, मैं सुबह सो के उठा, गया गोरखनाथ मंदिर का दर्शन किया, महाराज जी का पैर छू के आशीर्वाद लिया। महाराज जी, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई बड़ा काम करने, आप आशीर्वाद दीजिए गार्जियन के रूप में। अगले दिन संजोग से मैं पहुंच गया मंदिर महाराज जी के पास, आशीर्वाद वगैरह लिया। महाराज जी कहे कि क्या है भाई अमित, शपथ ग्रहण क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा? तुम्हारे प्रिंसिपल साहब आके शिकायत कर रहे थे तुम्हारी, शपथ ग्रहण तो कम से कम कर लेना चाहिए। महाराज जी से मैंने एक शब्द बोला, महाराज जी आप हमारे गार्जियन हैं, मेरे अभिभावक हैं, मेरे सब कुछ आप ही हैं। नमस्कार, व्यक्ति विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। व्यक्ति विशेष में आज के अंक में हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम आपको रूबरू करा दें। ये हैं अमित राव जी, जो दिग्विजयनाथ महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही कुशीनगर के जो सांसद हैं विजय दुबे जी, उनके परम सहयोगी भी हैं। तो अमित राव जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी। व्यक्ति विशेष में हम जैसे आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा जाएंगे, फिर आपकी राजनीतिक जीवन पे भी आएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपनी परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है फैमिली में? देखिए, मूलतः हम लोग कुशीनगर जनपद के रामकोला के पास, रामकोला आपको पता होगा, रामकोला के बगल में एक छोटा सा गांव है घोरट, वहीं के हम लोग रहने वाले हैं। परिवार में मैं हूँ, मेरे माता पिताजी हैं और मेरे एक चाचा हैं। छोटा परिवार है। पिताजी मेरे खेती किसानी का काम करते हैं और उन्हीं की वजह से पूरा परिवार चलता है। बस छोटा सा परिवार है हम लोगों का। पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई है? चाहे प्राथमिक स्तर की बात करें, माध्यमिक, फिर उच्च शिक्षा। खैर उच्च शिक्षा तो आप यहाँ से दिग्विजयनाथ के अध्यक्ष भी रहे, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। शुरुआती पढ़ाई जो मेरा था कक्षा 1 से लेकर 8 तक, वो हम लोग के गांव के बगल में ही 2-3 किलोमीटर पे लक्ष्मीगंज है, वहीं हम लोग आया जाया करते थे पढ़ाई के लिए। साइकिल से आना जाना हम लोगों का था। और 8 की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने यहाँ गोरखपुर में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा एडमिशन यहाँ नहीं हो पाया। तो बाकी 9 से लेकर 12 तक पढ़ाई करने के लिए मैं चला गया महाराजगंज, वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद मैं सीधे आ गया गोरखपुर और दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर वहाँ से आगे का सिलसिला चलता रहा। दिग्विजयनाथ से आपने कहाँ तक की पढ़ाई की? दिग्विजयनाथ में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, पीजी मेरा हुआ है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से। और पीजी कंप्लीट करने के बाद मैंने बीटीसी किया, जो कौड़ीराम के पास से हुआ है बीटीसी। ये सब कंप्लीट हो गया। अब इस समय पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद चल रहा है, सेवा कर रहे हैं अपने सेवा भाव के माध्यम से। जनता में जो हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में काम किया जा रहा है। और माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की योजनाओं को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जनता के बीच में ले जा रहे हैं। ये सब सेवा भाव चल रहा है। राजनीति में तो खैर आप जब आए, जैसे आप बता रहे हैं कि गोरखपुर में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हुआ, महाराजगंज चले गए, फिर आप गोरखपुर में आए यहाँ से हाई एजुकेशन के लिए। तो जब दिग्विजयनाथ में आपने एडमिशन लिया, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन से क्लास में थे और कौन सा वो साल था जब आप छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए? बीए थर्ड ईयर में मैं था, तीसरा साल मेरा था। शुरू में आदित्य जी मैं आपको बताऊं, जब मैं गोरखपुर आया यहाँ 2011-12 में, तो चूँकि पढ़ने में मेरा पहले बहुत मन लगता था। आज भी पढ़ाई में ही जो है कि मैं घर पे अगर खाली समय मिलता है
तो कोई ना कोई किताब उठा के, कोई ना कोई पुस्तक उठा के उस पर अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, ये मेरा शुरू से रुचि रहा है। जब मैं बचपन में छोटा था तब भी इतना पढ़ाई में मेरा मन लगता था कि जब हम 4 बजे 5 बजे हम लोग आते थे स्कूल से, तो थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद से मैं 10 बजे 11 बजे रात तक पढ़ाई करता था। इंटर पास आउट होने के बाद, इंटर में मेरा 78% नंबर था। वहाँ से पास आउट होने के बाद मेरे मन में जुनून था, एक जुनूनियत थी, साहस था मन में कि कुछ बड़ा करके दिखाना है। वहाँ से आने के बाद मैंने मोमेंटम जानना है, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। उसमें IIT JEE के लिए मैंने अपना एडमिशन लिया। बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन फर्स्ट तो मैंने क्रॉस कर लिया, लेकिन सेकंड वाले में नहीं पास हो पाए। उसके बाद मैंने दिव्यनाथ में एडमिशन लिया। और दिव्यनाथ में एडमिशन लेने के बाद धीरे धीरे मेरी रुचि जो है राजनीति में बढ़ती गई। और उसी दौरान मैं ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, और संगठन का सेवा भाव देख के, संगठन का लोगों के प्रति, युवाओं के प्रति, बच्चों के प्रति सराहना देख के, उनका काम देख के मैं भी उसमें जुड़ गया। और ऐसा रमा कि आज पूर्णतः हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं और आज सेवा भाव चल रहा है अपना, उसी में काम कर रहे हैं। मैं BA 3rd ईयर में था। पहले तो सेकेंड ईयर में मैं जब था तो उस समय महामंत्री का मैं चुनाव लड़ने वाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस साल चुनाव ही नहीं हुआ। अगले सत्र में जब मैं BA 3rd ईयर में एडमिशन ले लिया, तो चूँकि मेरा अंतिम साल था और मुझे शिक्षा शास्त्र से MA करना था, दिव्यनाथ में वो चूँकि सब्जेक्ट था नहीं, तो ये तय था कि भाई BA कंप्लीट होने के बाद हमको विश्वविद्यालय में ही जाना है। 3rd ईयर में संजोग से सरकार का आदेश आया और चुनाव हुआ उस समय। तो मैं बेसिकली तैयारी महामंत्री के लिए ही कर रहा था, लेकिन मेरे साथ के लोगों ने, मेरे सहयोगियों ने, सब लोगों ने कहा कि नहीं, अब पूरे महाविद्यालय में और अगल बगल में आपका कद इतना बड़ा हो गया है कि महामंत्री जो है, आप अध्यक्ष का चुनाव लड़िए। तो उन लोगों के कहने पे, उन लोगों के निवेदन पे मैंने अध्यक्ष के लिए मेहनत किया। और चूँकि ABVP का मैं कार्यकर्ता था, ABVP में अपना सुबह से लेकर शाम तक हम लोग समर्पित करके हर तरीके से आज भी हम लोग करते थे। तो ABVP ने एक अपने कार्यकर्ता को, अपने सिपाही को टिकट दिया और ABVP के बैनर तले मैंने चुनाव लड़ा। और सिर्फ मैं ही नहीं जीता, उपाध्यक्ष जो हमारे महाविद्यालय के हुए वो भी ABVP के हुए, जो हमारे महाविद्यालय का महामंत्री हुआ वो भी ABVP का हुआ, जो हमारे महाविद्यालय का पुस्तकालय मंत्री हुआ वो भी ABVP का ही हुआ। चारों मेन पदों पे जो ऑफिस बेरर पद हम लोग ABVP के बैनर तले लड़े और बहुत आसानी से हम लोगों ने चुनाव जीता। यहाँ सच्चाई, आदित्य जी आप जानते हैं, उस समय आप भी थे मेरे सहयोगी। मामला ये था कि मेरे सामने 3 लोग ऐसे थे चुनाव लड़ रहे थे, चूँकि 4 लोग हम लोग थे अध्यक्ष पद पे। 3 लोग ऐसे थे जिनके पास ना पैसे की कमी थी, ना धन दौलत की कमी थी, ना ही गुंडों की कमी थी। और यहाँ का शासन का चुनाव कैसे होता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरा इन सब में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे साथ आम छात्र थे, आम लोग थे, आम बच्चे थे, जिनका मेरे पे आशीर्वाद था, जिनका मेरे पे सहयोग था। उन्होंने हर तरीके से, यहाँ तक कि आर्थिक मदद भी उन्होंने की। मतलब जो वो लोग मेरे लिए कर सकते थे। सुबह 5 बजे कोचिंग सेंटरों में घूम घूम के बच्चों से वोट मांगना मेरे लिए, 10 बजे विद्यालय पे आ जाना, बैनर पोस्टर लेके एक एक बच्चे से निवेदन करना कि भाई अमित राव जी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष के लिए, इनकी आप लोग मदद करिएगा। और बिना किसी डिमांड के, बिना किसी उससे, मैं तो दिन भर कभी इस क्लास में, कभी उस क्लास में अपने वोट के लिए, कभी इस ट्यूशन सेंटर पे, कभी उस ट्यूशन सेंटर पे। लेकिन मेरे साथ 20, 25, 50 बच्चे घूमते थे। वो कब दोपहर में नाश्ता किए, कब चाय पिए, कब खाना खाए, मुझे कहीं कुछ जानकारी। ये मेरे जितने सहयोगी थे सब उन लोगों का स्नेह, आशीर्वाद जो है, और उन लोगों के आशीर्वाद से, उन लोगों के सहयोग से ही मैं चुनाव हम लोग लड़े आसानी से। और 3 लोगों के खिलाफ, जिनके पास ना पैसे की कमी थी, उन्होंने पैसा भी खूब खर्चा किया, ना गाड़ियों की कमी थी। 1-1 हज़ार की गाड़ी लोग लेके, काफिला लेके निकले थे जब पर्चा दाखिला था। हम लोग एकदम सामान्य तरीके से कॉलेज कैंपस में हम लोग घूमते थे। कॉलेज की लड़कियां और बच्चे भी कहते नहीं भैया आप जो है हम लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो हम लोग आसानी से आपको ढूंढ लेते हैं। आपके विरोध में बाकी जो लोग लड़ रहे हैं, इनका कभी ना कभी कोई अता पता रहा है, और चुनाव के बाद ना ही इन लोगों का कभी कोई अता पता रहेगा। और किस मकसद से ये लोग आए हैं चुनाव लड़ने, इसको भी हम लोग बखूबी जानते हैं।
तो इसलिए भैया आप चिंता ना करें, पूरा बच्चा, एक एक बच्चा आपका सहयोग करेगा और आपको हम लोग चुनाव जिताएंगे। आप जैसे, फिर मैं वही क्वेश्चन रिपीट करूंगा। एक पढ़ने वाला छात्र, आप बता रहे हैं कि मुझे राजनीति में एबीवीपी ज्वाइन करके मुझे, तो आपके उस समय प्रेरणा मतलब कहाँ से, आपको किस नेता को देख करके या कहाँ से आपको लगा कि मुझे भी राजनीति में जाना चाहिए? वो भी तब जब आप तैयारी कर रहे थे, आप पढ़ने वाले एक छात्र थे, उस समय किससे आप इम्प्रेस हो? देखिए, जब मैं बचपन से थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब मैं होश संभाला, जब सब कुछ समझने लायक हो गया, जानने लायक हो गया कि क्या दुनिया है, कैसे है, राजनीति की कहाँ क्या ज़रूरत है, तो उसमें उस समय सबसे पहले अपने पूरे पूर्वांचल में, आज हम लोगों का सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं परम पूज्य महाराज जी, उनके बारे में सब लोग जानते थे। हमारा जो बेल्ट है कुशीनगर जनपद का, वो बिहार बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है और अत्यंत ही पिछड़ा क्षेत्र है। हमारे वहाँ मुसहरों की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और जब हम लोग छोटे छोटे थे तो महाराज जी अक्सर उन लोगों के बीच में दशहरा में, दिवाली में, होली में मुसहरों के बीच जाना, अगर उनके बीच में किसी तरह का कोई अन्याय हो रहा है तो उनके लिए लड़ना, उनके लिए जूझना। शुरू से हम लोग महाराज जी के बारे में जाने हैं, समझे हैं, और महाराज जी को हम लोग गुरु के रूप में, मतलब मैं बचपन से ही, एक नेता के रूप में नहीं, एक गुरु के रूप में मैंने बचपन से उनको जाना है, माना है। और जब मैं यहाँ विश्वविद्यालय, यहाँ दिव्यनाथ डिग्री कॉलेज में मैं एडमिशन लिया और महाराज जी को देखना शुरू किया 2013-2014 में, रीचेक के लिए, मतलब पुनर्मूल्यांकन के लिए हम लोग धरने पर बैठे थे। विश्वविद्यालय के और अन्य महाविद्यालयों के बहुत सारे बच्चे थे जिनकी कापियाँ गड़बड़ तरीके से चेक की गई थी, सामान्य तरीके से सबका मूल्यांकन कर दिया गया था। आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, अच्छा नंबर आप पाएंगे, आपका नंबर, अगर मैंने खराब वो किया है, पेपर आंसर किया है, तो मेरा, आपका और मेरा दोनों का सबका बराबर नंबर दे दिया गया था। पुनर्मूल्यांकन के लिए धरने बैठे थे, उसमें मेरा भी सहयोग था, मैं भी था। हमारे बहुत सीनियर लोग थे, वो लोग भी बैठे थे, सबने अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। गोरखपुर में उस समय भी नेताओं की कमी नहीं थी, बहुत सारे विधायक लोग थे, बहुत, मतलब अन्य पार्टी के तमाम नेता थे, लेकिन धरने पे बैठे हुए छात्रों की किसी ने सूध नहीं ली। पूज्य महाराज जी का सदन चल रहा था दिल्ली में, उनको जानकारी हुआ, वो फ्लाइट से आए और एयरपोर्ट से सीधे हम लोगों के बीच में आए, हम लोगों के बारे में सब जाने, भाई क्या समस्या है, क्यों दिक्कत आ रही है, और उन्होंने कुलपति को तुरंत बुलाया और कुलपति को बोला, महाराज जी ने बुला के कुलपति महोदय से बोला कि अभी मैं जा रहा हूँ विजय चौक पे, मेरा कार्यक्रम है, मैं 2 घंटे बाद फिर वापस आ रहा हूँ और मुझे बताओ कि इन बच्चों के साथ क्या करना है। इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा किसी कीमत पे, और ये अन्याय मैं भी नहीं बर्दाश्त करूँगा। महाराज जी चले गए, विजय चौराहा से कार्यक्रम करके आए, कुलपति जी आए। हम लोग जब धरने बैठे तो कुलपति मुझे कहते थे कहाँ ऐसा हो पाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है, पुनर्मूल्यांकन का कोई अध्यादेश ही नहीं है, कोई इस तरह का नियम ही नहीं है। और महाराज जी के बदौलत, महाराज जी की वजह से ही कुलपति को अपने बात को वापस लेना पड़ा और दोबारा बच्चों की कापियाँ जांची गई, और उसमें जो है, तब से महाराज जी से मैं बहुत प्रेरित हो गया, और महाराज जी से एक ऐसा जुड़ाव रहा है, पारिवारिक जुड़ाव, मतलब महाराज जी, जैसे हमने भी देखा है, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम जानते हैं, आप अक्सर अभी भी जब मुख्यमंत्री वो बन गए उत्तर प्रदेश के, आप अभी भी उनके साथ रहते हैं, अक्सर आप दिखते हैं मंदिर में जब भी वो जाते आते हैं। तो ये नज़दीकियाँ क्या पहले परिवार से ही ये इस तरीके की नज़दीकियाँ थी, या ये जुड़ाव शुरू से रहा है? मेरे गांव के बगल में, मेरे यहाँ तक कि मेरे गांव पे बुआ लगेंगी मेरी, उनकी शादी थी। महाराज जी पहले शादी ब्याह में, जब चूँकि सांसद थे, समय उनके पास रहता था, तो आ जाते थे ये सब करने के लिए। तो महाराज जी को शुरू से ही हम लोगों ने देखा है। जैसे एक बच्चा, देखिए कोई छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को देखिए राजनीति से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, किस पार्टी का है, किस पार्टी से नहीं है, ये नेता कैसा कैसा नहीं है। छोटा बच्चा अगर उसको जो प्यार दुलार करेगा, वो बच्चा उसी का होकर रह जाता है। महाराज जी जब जाते थे शुरू में उधर, तो बच्चों के लिए, आज भी मैं देखता हूँ, जब महाराज जी सांसद थे, तो महाराज जी की सांसद थे, तो उस दौरान हम लोगों ने कई जगहों महाराज जी के साथ घूमने का मौका मिला हम लोग को। महाराज जी अपने गाड़ी में 8-10 पैकेट टॉफ़ी रखवाते थे, और कार्यक्रम में जाते थे, अगर कहीं से 8-10 बच्चे दिख गए तो उन बच्चों को बुला के अपने पास प्यार से दुलारना, उनका नाम पूछना, किस कक्षा में पढ़ते हो, पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं लगता है, माता पिता का क्या नाम है, ये सब उनका चलता था। और जाते जाते बच्चों को जो है 2-4 टॉफ़ी, 5 टॉफ़ी कि भाई ये लो, मेरे तरफ से खा लेना, आशीर्वाद है मेरा, ये है अपना जो है।
एक आत्मीयता का भाव महाराज जी के साथ लगता गया। मैं जब शासन की राजनीति कर रहा था तो विभिन्न मुद्दों पे धरने प्रदर्शन वगैरह हुआ करते थे, तो जहाँ मुझे ये लगता था कि क्या सही क्या गलत मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सीधे उठता था, मंदिर पहुँच जाता था। महाराज जी सांसद हुआ करते थे और महाराज जी से मैं बहुत आत्मीयता के साथ महाराज जी से मैं चर्चा था, महाराज जी ऐसे है, इस पर क्या करना है। तो महाराज जी आदेश करते थे, वो समझाते कि देखो भाई ये करोगे तो ये सही रहेगा। और उनके आशीर्वाद से ही मैं शासन का चुनाव भी लड़ा। जब मेरा जिस दिन पर्चा दाखिला था, मैं सुबह सो के उठा, गया गोरखनाथ मंदिर का दर्शन किया, महाराज जी का पैर छू के आशीर्वाद लिया। महाराज जी, मैं अपने ज़िंदगी में पहली बार कोई बड़ा काम करने, आप आशीर्वाद दीजिए गार्जियन के रूप में, महाराज जी का आशीर्वाद। जब मैं शासन का चुनाव जीत गया तो मेरा शपथ ग्रहण, चूँकि नियम है कि चुनाव जीतने के 1 महीने के अंदर ही आपको शपथ ग्रहण करना होता है, अगर उसके बाद अगर आप करेंगे तो वो वैध नहीं माना जाता है, ऐसा कुछ है। 15-20 दिन हो गया। मेरे महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब शैलेंद्र सिंह जी, हमारे वहाँ के प्रिंसिपल थे, गुरु जी नहीं, अब रिटायर हो गए। तो वो गए महाराज जी के पास, महाराज जी से कहे, महाराज जी देखिए अमित राव शासन के अध्यक्ष हो गए हैं, उनको हम लोग कह रहे हैं शपथ ग्रहण करने के लिए, शपथ ग्रहण नहीं ले रहे हैं। अगले दिन संजोग से मैं पहुँच गया मंदिर महाराज जी के पास, आशीर्वाद वगैरह लिया। महाराज जी कहे कि क्या है भाई अमित, शपथ ग्रहण क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा? तुम्हारे प्रिंसिपल साहब आके शिकायत कर रहे थे तुम्हारी, शपथ ग्रहण तो कम से कम कर लेना चाहिए। महाराज जी से मैंने एक शब्द बोला, महाराज जी आप हमारे गार्जियन हैं, मेरे अभिभावक हैं, मेरे सब कुछ आप ही हैं, और मैं शपथ ग्रहण तभी करूंगा जब आप मंच पे होंगे और आपका आशीर्वाद मिलेगा। महाराज जी ने मुझसे कहा कि देखो यार, इस समय सदन चल रहा है, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है और जिद मत किया करो, शपथ ग्रहण तुम कर लो। मैंने बोला महाराज जी आपको जब समय लगे, आप 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ही आइए, लेकिन आप रहेंगे तभी मैं करूँगा, क्योंकि मेरी प्रबल इच्छा है कि मैंने ज़िंदगी में अगर पहली बार कोई मुकाम पाया है तो उस मंच पे आपका आशीर्वाद मुझे मिले, मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, मेरे अंदर और ताकत आएगी, मेरे अंदर और आत्मविश्वास बढ़ेगा समाज के लिए कुछ करने का, कुछ कमाने का। महाराज जी, धनतेरस का दिन था, धनतेरस अपने वहाँ त्यौहार मनाया जाता है, दिवाली। महाराज जी धनतेरस के दिन दिल्ली से आए और उस दिन मेरा शपथ ग्रहण हुआ, और महाराज जी ने पूरा बहुत विधिवत से शपथ ग्रहण कराया। और महाराज जी ने अपने भाषण में ये बोला कि इन लड़कों के लिए मैंने जानबूझ के आज का दिन चयन किया है, क्योंकि धनतेरस हर साल आना है, और जब भी धनतेरस आएगा तो इन बच्चों को याद रहेगा कि आज के दिन शपथ ग्रहण हुआ था, इन्होंने आज के दिन कुछ हासिल किया था, और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मिला। और उसी तरीके से हम लोग आज भी, महाराज जी जब भी आते हैं, उनके आने से लेकर जाने तक हम लोग मंदिर में रहते हैं सेवा भाव से। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद भी हमेशा मिलता रहता है, और उनको देख के हम लोग प्रेरित होते हैं समाज में काम करने का काम। जब आप राजनीति में थे, छात्र संघ अध्यक्ष भी बन गए थे, कोई ऐसा आंदोलन जो छात्र हित से जुड़ा रहा हो, जो आपको बहुत यादगार रहा, ऐसा कोई आंदोलन? हाँ, आंदोलन मैंने कई सारे किए हैं। विश्वविद्यालय पे तो छोटे छोटे मुद्दे को लेकर कभी हम लोग धरने पे बैठ जाया करते थे, कभी कुलपति के दरवाजे को बंद किया करते थे, घेराव कर लिया करते थे, प्रॉक्टर का कर लिया करते थे। लेकिन अध्यक्ष होने के बाद मैंने अपने महाविद्यालय में जो मेरा कर्तव्य था उसको मैंने बखूबी से निभाया है। और सबसे बड़ी बात आदित्य जी, मेरे छात्र अध्यक्ष बनने के अगले साल ही महाराज जी मुख्यमंत्री बन गए। आपकी जानकारी मैं अभी बता रहा आपसे थोड़ी देर पहले कि ग्रेजुएशन मैं करने के बाद मुझे एडमिशन लेना था दिव्यनाथ डिग्री कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में, क्योंकि शिक्षा शास्त्र एमए नहीं था हमारे वहाँ। महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम मेरे दिमाग में आया कि हमारे वहाँ जो भी लड़का या जो भी लड़की बीए करने के बाद अगर उसको भटकना पड़ रहा है, तो ये जो है, चूँकि मुख्यमंत्री जी बगल में ही थे, मेरे दिमाग में मैंने अपने पैड पे लिखा पूरा मामला और लेके पहुंच गया महाराज जी के पास। महाराज जी के पास मैं लेके गया, उनको दिया। महाराज जी बोले ये क्या है? मैंने महाराज जी को बताया, महाराज जी अपने वहाँ एमएससी नहीं है, अपने वहाँ एमए में ना इंग्लिश है, ना एजुकेशन है, ना सोशल साइंस है, तमाम जो भी सब्जेक्ट हो सकता है। मैंने प्रिंसिपल से पूरा उसका ब्यौरा ले लिया था। और ये महाराज जी होना बहुत ज़रूरी, अगर हो जाएगा तो ये अपने महाविद्यालय के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। महाराज जी ने तत्काल अपने दिवसाधिकारी को बुला के उस पर आदेश कराया। और आदित्य जी, आपको जान के खुशी होगी कि आज के डेट में दिव्यनाथ महाविद्यालय में सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं। ये मेरी पहल पे, और ये मेरा सौभाग्य भी है। आज भी कॉलेज में जाएंगे तो सब लोग, जितने अध्यापकगण हैं, गुरुजन हैं,
या जितने छात्र उस समय रहे सब लोग कहते हैं। मेरे पूरे महाविद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरा अगर लगा है तो मेरा दिन है। मैंने प्रिंसिपल साहब को अपने कहा कि छात्र संघ का जो कोष जमा होता है हर साल, ये पैसा क्या होता है? प्रिंसिपल साहब ने हमसे बोला कि कुछ नहीं, निष्क्रिय लोग आ जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, वैसे ही पड़ा रहता है, बाकी आप बताएं क्या करना है। हम कहे गुरुजी करना कुछ नहीं है, महाविद्यालय परिसर अपना जितना है, जितने कमरे हैं, बैठने की जगहें हैं, साइकिल स्टैंड है, मुख्य गेट है, सेकेंड गेट है, हॉस्टल है, जितना गर्ल्स हॉस्टल है हमारे वहाँ, बीएससी कैंपस है, अपने शासन के कोष से मैंने फंड को रिलीज करा के और सीसीटीवी कैमरा पूरे महाविद्यालय परिसर में लगा। हमारे वहाँ क्लासरूम्स की स्थिति ऐसी थी, कई कमरों में पंखे नहीं होते थे, लड़के पसीना पोंछते पोंछते थक जाया करते थे। सारे कमरों में पंखा, बिजली, डेस्क टूटे फूटे हालात में थे। उसको भी हमने प्रिंसिपल साहब से आग्रह करके निवेदन करके दुरुस्त कराया। शौचालय की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ थी, उसको भी मैंने ठीक कराया। हमारे वहाँ कैंटीन, चूँकि बीए फैकल्टी इधर और बीएससी उधर, कैंटीन सुचारू रूप से नहीं चला करती थी। उसके वजह से स्थिति ये होती थी, बच्चों को और बच्चियों को भटकना पड़ता था बाल विहार के लिए या गोल घर के लिए या उधर उधर के लिए, और लोग जब आते थे तब तक पता चलता था कि एक क्लास उन लोगों का मिस कर गया। बीए फैकल्टी में मैंने कैंटीन को सुचारू रूप से चालू कराया। मैंने अपने प्रिंसिपल साहब से आग्रह किया कि बीएससी फैकल्टी में भी गुरुजी एक कैंटीन की आवश्यकता है, क्योंकि मैथ्स के लड़के उधर होते हैं और उन लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि इधर उधर जाके अपना, तो उन लोगों को, चूँकि वो लोग भी मुझसे कहते थे कि भैया आप अध्यक्ष हो गए हैं और आपसे बड़ी उम्मीदें हैं तो ये काम करिए। मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे मना कर दिया कि भाई देखो उस बिल्डिंग में जगह नहीं है और कैंटीन हो नहीं पाएगा। अब चूंकि मैंने वादा किया था तो उसको मुझे निभाना ही था किसी न किसी हालत में। मैं पहुंच गया महाराज जी के पास, चूँकि महाराज जी का महाविद्यालय है, महाराज जी संरक्षक हैं। शाम को 5 बजे मैं पहुंचा महाराज जी के पास। मैंने महाराज जी को पूरी व्यथा अपनी बताई। संजोग से प्रिंसिपल साहब भी आ गए। महाराज जी वहाँ तुरंत मेरे सामने महाराज जी बोले, आदित्य जी कि ये अमित क्या कह रहा है, कैंटीन नहीं है क्या बीएससी फैकल्टी में? वो बोला नहीं महाराज जी कैंटीन, तत्काल देख के वहाँ व्यवस्था कराओ। महाराज जी जगह की थोड़ी कमी है। प्रिंसिपल साहब बोले वो मैं नहीं जानता हूँ, जगह तुम अरेंज कर लो, लेकिन कैंटीन वहाँ होना चाहिए। भाई बच्चे बीएससी फैकल्टी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है क्या? महाविद्यालय की छवि अच्छी बन रही है क्या? तत्काल देख के उस कैंटीन की व्यवस्था कराओ। तो ये सब ईश्वर की कृपा, ये सब महाराज जी की खूबी। और मैंने अपने ज़िंदगी में किसी को माना है सब कुछ तो महाराज जी को माना है। आज भी मैं उनको नेता कह लीजिए, मुखिया कह लीजिए, देवता कह लीजिए, पूजनीय कह लीजिए, मैं उनको गुरु भी मानता हूँ। सब कुछ मेरे लिए। राजनीति के आपके आदर्श योगी आदित्यनाथ जी महाराज है, उन्हीं से मैं प्रेरणा लेता हूँ, उन्हीं से आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, आप खुद छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, क्या लगता है छात्र राजनीति विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ एकदम होनी चाहिए, बहुत ही आवश्यक चीज़ है। और देखिए मैं एक गैर राजनीतिक बात आपसे कर रहा हूँ। जैसे हम लोग भी जब शासन की तैयारी करते थे तो हम लोग के मन में भी एक लालसा रहती थी कि अगर चुनाव होगा तो मैं भी किसी न किसी पद पे चयनित होऊंगा। एक सबसे बड़ी बात आदित्य जी, जैसे कोई शासन का लड़का है या कोई नेता है जो मेहनत कर रहा है, अगर वहाँ चुनाव होता है, अगर वो जीतता है तो एक निखार आती है उसके अंदर, एक क्षमता, एक गुणवत्ता विकसित होती है। जैसे समाज में लोग खोजते हैं, जैसे किसी का काम फंस गया तहसीलदार के वहाँ, एसडीएम के वहाँ, डीएम के वहाँ, एसपी के वहाँ, तो एक आम आदमी आसानी से वहाँ नहीं पहुँच सकता। इसीलिए लोग खोजते हैं कि कोई नेता हो जो मुझे जानने वाला हो, या मेरा विधायक हो, या मेरा सांसद हो, या मंत्री हो, चाहे जो भी हो, जिससे मैं आसानी से अपनी बात कह दूँ और उसके माध्यम से मेरा काम हो जाए। वैसे ही छात्र में भी है, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, तमाम बच्चे ऐसे होते हैं। अब हर एक बच्चा तो कुलपति के पास आसानी से नहीं पहुंच सकता। हर एक बच्चा महाविद्यालय के प्राचार्य के पास आसानी से अपनी या अपने भाई की, जो आप कह सकते हैं अपने सहयोगी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए शासन का तो चुनाव होना चाहिए, अच्छी बात है। और एक गुणवत्ता, एक निखार आता है। अगर शासन का अध्यक्ष मैं हुआ, अमित राव को पहले कितना लोग जानते होंगे, लेकिन मैं जब शासन का अध्यक्ष हो गया तो धीरे धीरे लोग मुझे जाने, मेरे बारे में जाने, मेरी अच्छाइयों को जाने, मेरी बुराइयों को जाने, और एक पहचान बनती है। और शासन बहुत ज़रूरी चीज़ है छात्र राजनीति के लिए और शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अभी भी जैसे आप
योगी जी से अक्सर आपकी मुलाकात होती रहती है। अब चूंकि आप छात्र राजनीति में भी नहीं हैं, तो अब किन मुद्दों को लेकर के बातचीत होती है? और मुख्यमंत्री के बनने के बाद भी वो बातचीत करते हैं मुद्दों पर? बहुत बहुत आसानी से महाराज जी, मैं आपको बताऊं आदित्य जी, महाराज जी मुख्यमंत्री बनने के पहले जितना सरल थे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि महाराज जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उससे और अधिक सरल हो गए हैं, उससे और अधिक सरल हो गए हैं। दिनचर्या में उनके किसी तरह का कोई किन मुद्दों को लेकर के बातचीत होती है? जब भी देखिए, मैंने छात्र संघ राजनीति वो करने के बाद से अब भारतीय जनता पार्टी में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय सिपाही के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे वहाँ कुशीनगर के सांसद हैं आदरणीय विजय कुमार दुबे जी, चूँकि मेरे परिवार से व्यक्तिगत उनका लगाव रहा है और मुझसे भी, मुझे बेटा कह लीजिए या भाई कह लीजिए, हर रूप में मुझे बहुत मानते हैं। और हम लोगों ने जब उनको टिकट मिला 2019 के चुनाव में, तो वो जी जान से उनके लिए मेहनत किया, सब कुछ किया, और उनके साथ जो है हमने क्षेत्र में अपनी राजनीति शुरू कर दी, अपना सेवा। पिछले लॉकडाउन में, कोरोना काल में, जितना मेरी औकात थी, जितनी मेरी क्षमता थी, उस हिसाब से मैंने लोगों की मदद की। जिस तरीके से आदमी मदद कर सकता है, अनाज के रूप में, राशन के रूप में, तेल के रूप में, सब्जी के रूप में, दवा के रूप में, जैसे मतलब हो सकता है। यद्यपि मेरे पास भी भंडार नहीं है पैसों का या अनाज का किसी चीज़ का, लेकिन सहयोगियों की वजह से, अपने लोगों की वजह से, सबकी जितनी मदद हो सकती है मैंने की है, समाज सेवा की। इस बार मैं तैयारी में भी था कि स्थानीय स्तर के चुनाव में भागीदारी ली जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से गड़बड़ हो गया, कुछ आरक्षण नहीं आ पाया ठीक से, इस वजह से अपना वो नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी सेवा भाव वही है। और महाराज जी से हम लोग मिलते हैं, महाराज जी हालचाल पूछते हैं, परिवार का कुछ से पूछते हैं, और एक बात महाराज जी के मुंह से हमेशा निकलती है, और क्षेत्र में सब ठीक ठाक चल रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। जब भी महाराज जी से मिलते हैं, और क्या हाल है, क्षेत्र में सब ठीक ठाक है, सब अच्छा चल रहा है ना, ये बात जरूर उनके मुंह से निकलती है। अगर कोई बात होती है तो तुरंत इतनी आसानी से महाराज जी इतनी सहजता से चीज़ों को समझते हैं। हम लोगों ने कहते हैं महाराज जी थोड़ा ये गड़बड़ है, यहाँ ये समस्या है, तुरंत। आपको मैं बताऊँ, मेरा गांव चूँकि बड़ा गांव है, और मेरे गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा, उस गांव से कई गांव को ट्रांसफार्मर बिजली पहुंचती है। 64 kV का ट्रांसफार्मर हमारे वहाँ लगा था। महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने बाद वोल्टेज ऐसे आता था जैसे ढिबरी भी शर्मा जाए कि लाइट है कि क्या है, इतनी मतलब इतना लो वोल्टेज। मुख्यमंत्री बनने के बाद, महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने बाद, चूंकि ये व्यवस्था तो महाराज जी ने तत्काल लागू किया नहीं था, पहले से चला आ रहा है। मैंने महाराज जी को लिख के दिया, महाराज जी हमारी ग्राम सभा में ऐसी समस्या है, अगर 64 kV की जगह पर 250 kV का ट्रांसफार्मर महाराज जी लग जाए तो अभी सारी व्यवस्थाएं। महाराज जी ने तत्काल अपने दिवसाधिकारी को बोला इस ग्राम सभा में 48 घंटे के अंदर 200 kV का 250 kV का ट्रांसफार्मर लग जाना चाहिए। आदित्य जी, आज के डेट में 250 kV का ट्रांसफार्मर वहाँ है, और वोल्टेज तो छोड़ दीजिए, आप एसी चलाइए, फ्रिज चलाइए, कूलर चलाइए, जो मन करे वो चलाइए। हम लोगों के ग्राम सभा के बगल में एक छोटा सा टोला है, मिसरौली नाम से है, मिसरौली बोलते हैं, राजभर बिरादरी के लोग वहाँ ज़्यादा हैं। दुर्भाग्य उस ग्राम सभा का कि आज़ादी के बाद से 2017 तक वहाँ बिजली नहीं पहुँची थी, लोग वंचित थे। लाइट उनके गांव में जल जाए, उन लोगों का सपना हुआ करता था। मेरे दिमाग में आया, मैंने महाराज जी को बताया, महाराज जी ऐसी ऐसी स्थिति है। महाराज जी के आदेश पे 10 दिन के अंदर उस गांव में पोल, ट्रांसफार्मर, तार, और उस गांव में लगभग घर होगा 60-70 घर होगा। आज चले जाइए, आप जाके देख लीजिए, वहाँ सबके घर में बिजली है, पंखा है, बल्ब है। जब जिस दिन लाइट जला उस गांव में, मैं तो चूंकि मौके पे था, मैं था, स्थानीय जो जेई हमारे वहाँ वो थे, उसमें सांसद कुशीनगर विजय दुबे जी का भी विशेष योगदान रहा, समय समय पे मॉनिटरिंग करना उनका। महाराज जी का वहाँ से आदेश आ ही गया था, हम लोग सब लोग मौके पे थे। इतनी खुशी लोगों को हुई जब लाइट जला उन लोगों के घरों में। तो ये सब जो है महाराज जी की प्रेरणा से ही, महाराज जी के आशीर्वाद से ही। अभी 6 महीना पहले एक हमारे वहाँ धर्मसंधा माता का मंदिर है रामकोला में,
बहुत पुराना, बहुत पौराणिक मंदिर है, उसके सुंदरीकरण वगैरह के लिए भी मैंने महाराज जी को दिया था और ईश्वर की कृपा रही तो वो भी बहुत जल्दी शुरू हुआ। ये समाज सेवा चल रहा है, लोगों के लिए जितना हो सकता है अपने स्तर से मैं पूरा प्रयास करता हूँ। अंतिम सवाल, भविष्य की आपकी क्या योजना है? देखिए, अब चूंकि राजनीति में हम लोग सक्रिय हैं तो कुछ भी अगर हम लोग करेंगे तो इसी से संबंधित करना है। और मैंने आपको बताया चुनाव लड़ने का भी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय सच्चा सिपाही हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। पूज्य महाराज जी को मैं अपना नेता मानता हूँ, अपना गार्जियन, अपना अभिभावक, सब कुछ मैं उनको मानता हूँ। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ईमानदारी से मैं काम करता रहूँगा। समाज में अगर दबे कुचले, पिछड़े, वंचितों को जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हम लोग खड़ा होते रहेंगे। अगर भविष्य में कभी ऐसी नौबत आती है, कभी ऐसा मौका मिलता है, पार्टी का अगर कभी आदेश होता है या हमारे गार्जियन मुखिया पूज्य महाराज जी का आदेश होता है कि जाओ क्षेत्र में रहो और चुनाव लड़ो, तो उस पर विचार किया जाएगा। बाकी फ़िलहाल हम लोग जितना सेवा कर सकते हैं, समाज में लोगों को समय दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, आदित्य जी उस काम को मैं बखूबी निभा रहा हूँ और हमेशा चलेगा ये। तो अमित जी हमारे चैनल में आए, हमको अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने कहा और मैं यहाँ आया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ थे दिग्विजयनाथ महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमित राव जी। व्यक्ति विशेष में आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।